दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 इन चारों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। लेकिन इन चारों प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इन दोनों प्रमेयों को अच्छे से समझा दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से उन दोनों प्रमेयों को समझा देता हूँ। तो प्रमेय 6.1 को हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमेय 6.1 है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस प्रमेय का मतलब क्या है हम लोग उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो त्रिभुज ABC है। अब यहाँ पे हम लोग एक भुजा खींच देते हैं। इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं DE। ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर है। हमें इस त्रिभुज ABC में कुछ भी नहीं पता है कि ये त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है या फिर विषमबाहु है। बस हमें इतना पता है कि ये जो DE रेखा हमने खींचा है ये DE रेखा BC के समांतर है। DE रेखा जो है ये BC के समांतर है। तो बस हम लोग इसकी मदद से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो DE रेखा है ये AB को और AC को एक समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी कि अगर हमें इतना पता हो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं इस तरीके से समांतर दिखती हैं या फिर दो रेखाएं इस तरीके से समांतर दिखती हैं तो हम लोग ये प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो रेखा है ये रेखा कहीं पर भी हो, जैसे मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये रेखा अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं और हमें ये पता है कि DE समांतर BC है तो यहाँ पे भी हम लोग ये प्रमेय लगा सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि इसमें ये जो भुजा, ये जो रेखा है ये बस समांतर होना चाहिए इस तीसरी भुजा के। अगर वो रेखा हम लोग यहाँ पे भी मान लेते हैं तो अगर ये रेखा भी इसके समांतर है तो इसमें भी हम लोग वो अनुपात लगा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं। तो अगर हम लोग त्रिभुज ABC में इस प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय को लगाना चाहें तो इसमें हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि BC के समांतर यहाँ पे दो भुजाएं समांतर हैं। जैसे कि BC के समांतर FG रेखा भी समांतर है और BC के समांतर DE रेखा भी समांतर है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसको अभी हम लोग हटा देते हैं, केवल DE को मानते हैं कि ये समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग AD बटा DB लिख सकते हैं। AD बटा DB इसके बराबर लिख सकते हैं AE बटा EC, AE बटा EC। ठीक है, अब हम लोग DE भुजा को भूल जाते हैं और हम लोग मान लेते हैं FG भुजा है। तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं AF बटा FB बराबर AG बटा GC। ठीक है ना, यानी कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में जो बीच में भुजा दी गई है या फिर रेखा दी गई है वो तीसरी भुजा के समांतर है। फिर उसके बाद हम लोग ये इस तरीके से उसमें हम लोग भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। अब हम लोग प्रमेय 6.2 भी समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमेय 6.2 बिल्कुल आसान है। प्रमेय 6.2 इसी प्रमेय का उल्टा होता है। यानी कि इस प्रमेय में हमें ये पता होता है कि ये जो रेखा दी गई होती है ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमें बस इतना ही पता होता है, लेकिन उसके बाद से हम लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन प्रमेय 6.2 में हमें इस तरीके से अनुपात बराबर दिया रहता है, और अगर अनुपात बराबर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि ये दो भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है इस तरीके से, इसको हम लोग मान लेते हैं ABC। इस त्रिभुज में हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये त्रिभुज क्या है, समबाहु है, विषमबाहु या फिर समद्विबाहु है। बस हमें ये पता है कि यहाँ पे जो E बिंदु है और यहाँ पे जो F बिंदु है इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी कि इस त्रिभुज में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि AE बटा EB ये बराबर है AF बटा FC के। बस हमें इतना ही दिया गया है।
तो इसकी मदद से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों को मिला दें तो ये जो रेखा होगा ये BC के समांतर होगा, यानी बिल्कुल इसी का उल्टा है। तो आई होप अब आप लोग दोनों प्रमेय अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 हल करने से पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है आकृति 6.18 में, यानी कि इस आकृति में यलियम जो रेखा है वो CB के समांतर है। यलियम समांतर CB है और यलियन समांतर CD है। यलियन समांतर CD है तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसमें मैंने पहले ही प्रश्नों को हल कर लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपका समय भी बचे। मेरा मेन काम है आपको समझाना, चाहे मैं जैसे भी समझाऊं, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने आकृति बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो जो LM भुजा है वो CB के समांतर है, इतना दिया गया है तो हम लोग दिया है लिख देंगे। फिर इसके बाद से लिखेंगे इसलिए, अब इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय हो जाएगा AL/LC बराबर AM/MB, वही चीज़ हमने लिखा है। और ये किसके अनुसार है? प्रमेय 6.1 के अनुसार है या फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार है। तो कोष्टक में लिख देंगे, फिर इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में जो LN रेखा है वो CD के समांतर है, तो इतना लिख लेंगे। ये चूँकि प्रश्न में दिया गया है तो इसे लिखेंगे दिया है। अब इसके बाद से इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो ये हो जाएगा AL/LC बराबर AN/ND, ठीक है। इसमें आप लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। आप चाहें तो पहले AL/LC को लिख सकते हैं, फिर बाद में AN/ND को लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले ही AN/ND को लिखें फिर बाद में AL/LC को लिखें, ठीक है। ये भी लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार। इसे भी हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें समीकरण 1 में तो AL/LC का मान AM/MB के बराबर है और यहाँ पे AL/LC का मान AN/ND के बराबर है। इसका मतलब हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही वैल्यू के बराबर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे AM/MB बराबर AN/ND। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने ये इतना बराबर इतना कैसे किया, तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अंकों से। तो इसे समझने के लिए देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 4/2, क्योंकि 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 बराबर 4/2 लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग 2 बराबर लिख सकते हैं 6/3, क्योंकि 3 से 6 में भाग देंगे तब भी 2 ही आएगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो 2 के बराबर 4/2 है, इसमें देखें तो 2 के बराबर 6/3 है। इसका मतलब हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि 4/2 बराबर 6/3 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन दोनों को हल करके देखें तो बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो सेम यही प्रक्रिया इसमें भी किया गया है। तो इस तरीके से AM/MB ये बराबर हो जाएगा AN/ND के, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद से देखिए इन दोनों को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि MB को ऊपर लिखेंगे AM को नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा MB/AM बराबर ND/AN हो जाएगा। चूँकि इन दोनों को उल्टा करेंगे तब भी ये समीकरण बराबर ही रहता है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं अंकों से। अब जैसे मान लीजिए 4, इसी को ले लेते हैं, 4/2 ये बराबर है 6/3 के, ठीक है। ये हमें इतना पता है। तो अगर हम लोग इन दोनों को उल्टा भी कर देते हैं, यानी कि 2 को ऊपर लिख लें 4 को नीचे, और ये इसमें 3 को ऊपर लिखें 6 को नीचे, तो चूंकि ये बराबर हैं तो इसको उल्टा कर देंगे भिन्न को, तब भी ये दोनों बराबर ही रहते हैं। आप हल करके देख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। देखिए तब भी ये आपस में बराबर ही हैं, यानी कि भिन्नों को अगर उल्टा कर दिया जाए तब भी वो आपस में बराबर ही होते हैं। अब इसके बाद से देखिए हम लोग दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1 हमने जोड़ दिया है। अब 1 जोड़ने के बाद AM से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AM + MB/AM, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AN + ND/AN। अब इसके बाद से देखिए, अब देखिए AM + MB को हम क्या लिख सकते हैं?
तो इसमें देखिए ए एम प्लस एम बी को ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ए एम प्लस एम बी को सीधे ए बी लिख लेते हैं और नीचे हो जाएगा ए एम। और ए एन प्लस एन डी को क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस एन डी, इसको लिख सकते हैं ए डी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ए डी लिख लेते हैं, ए डी बटा ए एन। अब इसको भी उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 4 में कहा जा रहा है आकृति 6.19 में, यहाँ पे आकृति 6.19 है, डी समांतर ए सी है। ये जो डी है, ये ए सी के समांतर है, ठीक है। और डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है, डी एफ जो है ए ई के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ आई बराबर बी ई बटा ए सी है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे आकृति बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई है, तो लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई, इतना दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ आई, ठीक है। ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 के अनुसार, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो डी ई समांतर ए सी है, तो लिखेंगे डी ई समांतर ए सी, ये इतना दिया गया है। फिर प्रमेय 6.1 के अनुसार ये हो जाएगा बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी हो जाएगा, क्योंकि डी ई समांतर है ना, तो बी ई बटा ई सी होगा। ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 के अनुसार, इसे भी समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों देखें तो बी डी बटा डी ई के बराबर इतना है और यहाँ पे बी डी बटा डी ए के बराबर इतना है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा बी एफ बटा एफ आई बराबर बी ई बटा ई सी। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी प्रश्नों में ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सिद्ध करना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मैं इस आकृति में कहाँ कहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर सकता हूँ, और आप डायरेक्ट प्रयोग कर लीजिए। और जब आप सभी में प्रयोग कर लेंगे प्रमेय 6.1, तो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको सिद्ध कैसे करना है, ठीक है। तो प्रश्न 5 में कहा जा रहा है आकृति 6.20 में, यहाँ पे आकृति है डी ई समांतर ओ क्यू है, डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि जो ये ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आकृति बना देते हैं। अब उसके बाद से हम लोग जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। जैसे कि हम लोग त्रिभुज पी ओ क्यू में देखें तो यहाँ पे ओ क्यू जो है डी ई के समांतर है, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। फिर त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे तो यहाँ पे भी डी एफ समांतर ओ आर है, तो यहाँ पे भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग थेल्स प्रमेय लगाते हैं। यानी कि अगर आपको कैसे सिद्ध करना है ये नहीं समझ आ रहा है, तो आप जहाँ पे भी दिख रहा है कि मैं यहाँ पे प्रमेय लगा सकता हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्ट लगा लीजिए। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में देखते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में जो डी ई रेखा है वो ओ क्यू के समांतर है, इतना दिया गया है, दिया है, लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, प्रमेय 6.1 के अनुसार। या फिर इसी को लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, पी डी बटा डी ओ को पहले, फिर इसको बाद में, पी ई बटा ए क्यू, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर, प्रमेय 6.1 के अनुसार। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे देखिए दोनों पी डी बटा डी ओ के बराबर यहाँ पे कुछ मान आ रहा है, तो इन दोनों को बराबर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पी डी बटा डी ओ के बराबर है। तो ये हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। और अगर हम लोग देखें तो ये इतना किसके बराबर, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज पी क्यू आर में आ रहा है। आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में आ रहा है पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर।
यहाँ पे देखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर है प्रमेय 6.2 के अनुसार, क्योंकि प्रमेय 6.1 में बस हमें अनुपात पता होता है और हम लोग ये जान लेते हैं कि भुजाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर है ये पूरा, इसमें बस हमें अनुपात पता है पी ई बटा ई क्यू ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, तो ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 6 में कहा जा रहा है आकृति 6.21 में, यहाँ पे आकृति 6.21 है, क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि, यानी कि ओ पी पर ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू पर बी स्थित है, ओ आर पर सी बिंदु स्थित है, और ये इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी रेखा पी क्यू के समांतर है, ए सी रेखा पी आर के समांतर है, ए सी रेखा पी आर के समांतर है। तो हमें ये दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है कि बी सी रेखा क्यू आर के समांतर है, बी सी रेखा क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आकृति बना लेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर पी क्यू है, इतना दिया गया है प्रश्न में। तो लिखेंगे इसलिए ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, इतना हो जाएगा प्रमेय 6.1 के अनुसार। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर, इसमें अगर हम लोग देखें तो ए सी समांतर है पी आर के, इतना दिया गया है। तो लिखेंगे इसलिए ओ सी बटा सी आर बराबर ओ ई बटा ए पी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 के अनुसार। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ओ ए को पहले लिख लेते हैं, ओ ए बटा ए पी को पहले हमने लिख लिया, इसको बाद में ओ सी बटा सी आर, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरण को लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे देखिए ओ ए बटा ए पी के बराबर इतना है और यहाँ पे ओ ए बटा ए पी के बराबर इतना है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो अगर हम लोग देखें ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर, ये अनुपात त्रिभुज ओ क्यू आर में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू आर में आ रहा है कि ओ बी बटा बी क्यू ये बराबर है ओ सी बटा सी आर के, यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए बी सी समांतर क्यू आर है प्रमेय 6.2 के अनुसार, जो बी सी होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। तो आई होप आपको ये सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही सरल तरीके से कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।